तो चलिए बच्चा पार्टी, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की क्लास नंबर 2 है। लास्ट क्लास में सबसे पहले रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले तो ये देखा था कि डिसोल्यूशन में एडवांस अकाउंट्स में हमारे पास क्या क्या आएगा। तो डिसोल्यूशन में एक सिंपल डिसोल्यूशन वाला केस पढ़ना था जिसका हमने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जैसा हम 12वीं में करते आ रहे थे। फिर उसके बाद हमने इंसॉल्वेंसी पढ़ी थी। इंसॉल्वेंसी में दो सिनेरियोस बनाए थे, एक बनाना था जिसमें गार्नर वर्सेस मुर्रे लगता है और दूसरा इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि आगे एक पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक आएगा, एक अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स का टॉपिक आएगा और एक सेल टू कंपनी का टॉपिक आएगा। लास्ट क्लास में हमने गार्नर वर्सेस मुर्रे तक बात करी थी। गार्नर वर्सेस मुर्रे में मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। हमने पढ़ा था कि गार्नर वर्सेस मुर्रे में अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन एटलीस्ट वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट और उसका कौन सा बैलेंस होना चाहिए, व्हेन एटलीस्ट वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट और उसका कौन सा बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस होना चाहिए। नालायक, डेबिट बैलेंस होना चाहिए। पार्टनर इंसॉल्वेंट है और डेबिट बैलेंस है तभी तो दिक्कत है। अगर वो इंसॉल्वेंट है और उसका क्रेडिट बैलेंस है तो हमें क्या लेना देना, फर्म को तो उसको पैसे देने पड़ेंगे ना। ठीक है, ये बात याद रहेगी। फिर उसके बाद हमने बोला था एटलीस्ट टू पार्टनर्स मस्ट बी सॉल्वेंट विद कौन सा बैलेंस, एटलीस्ट टू पार्टनर्स मस्ट बी सॉल्वेंट विद कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तभी हम लगा पाएंगे गार्नर वर्सेस मुर्रे का केस। अच्छा, तो गार्नर वर्सेस मुर्रे की एप्लीकेबिलिटी हमने याद कर ली। इसके बाद हमने पढ़ा था कि डिसीजन में क्या पॉइंट्स है। डिसीजन में दो पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट था डिसीजन में कि जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो अपने हिस्से के रियलाइजेशन लॉस के बराबर पैसा लेके आएंगे। दोबारा से बोल रहा हूं, जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो अपने हिस्से के रियलाइजेशन लॉस के इक्विवेलेंट कैश लेके आएंगे। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि जो भी लॉस होगा ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर वो बाकी पार्टनर जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो आपस में बियर करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर लास्ट अग्रीड कैपिटल्स। बात करते हैं लास्ट अग्रीड कैपिटल्स क्या होती है। तो उसके अंदर सिचुएशन नंबर 1, अगर फिक्स कैपिटल का सीन है तो फिर लास्ट अग्रीड कैपिटल उनकी फिक्स कैपिटल हो जाएगी विदाउट एनी एडजस्टमेंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का सीन है तो सारी एडजस्टमेंट्स करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, प्रॉफिट्स की, रिवैल्यूएशन, सॉरी रिवैल्यूएशन नहीं, जो हमारे रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनकी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस की, बस रियलाइजेशन लॉस या प्रॉफिट से पहले। ठीक है, तो जो भी एडजस्टमेंट करने के बाद उनकी जो कैपिटल्स आती हैं उसके रेशो में हमने लॉस को कवर करना है। सॉल्वेंट पार्टनर्स में हमने दोनों सिचुएशन का एक एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था और आपको एक होमवर्क भी दिया था। ठीक है, तो आई होप आपको गार्नर वर्सेस मुर्रे में क्लैरिटी आ गई हो। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन में जेएलपी आ रहा है तो जेएलपी में हमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो सर जेएलपी का एक बारी के लिए छोटा सा रिवीजन करवा दो। तो ठीक है भाई, जेएलपी एक बारी छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जेएलपी में सबसे पहले समझेंगे जेएलपी होती क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। लाइफ पॉलिसी के अंदर आपको दो चीजें समझनी है। ठीक है, पहली चीज आपको क्या समझनी है कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें आपको पैसे कौन सी सिचुएशंस में मिलेंगे। ठीक है, आपको पैसे मिलेंगे या तो डेथ की सिचुएशन में, देवांग पंगेबाजी कम, पैसे मिलेंगे या तो डेथ की सिचुएशन में या फिर आपको पैसे मिलेंगे मैच्योरिटी की सिचुएशन में या तो आपको पैसे मिलेंगे सरेंडर की सिचुएशन में। ठीक है, डेथ, मैच्योरिटी, सरेंडर। अब इसका समझने का मतलब क्या है, सर मैंने जेएलपी करवा रखी है, मैंने अपने पार्टनर्स की इंश्योरेंस करवा रखी है, ठीक है, हर साल प्रीमियम जाता है सर। ठीक है, अब डिसोल्यूशन हो गई है, तो डिसोल्यूशन होगी तो फर्म बंद, अब आगे से प्रीमियम नहीं जाएगा। आप इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोल दो कि भैया ऐसा है,
जितने अभी तक के तेरे को पैसे दिए उसके बदले के जितने देता है तू मेरे को आज ही पैसे दे दे, अब मैं ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहता, यानी मैं क्या कर रहा हूं इस पॉलिसी को, सरेंडर। तो जब आप सरेंडर करते हो तो आपको क्या मिलती है, सरेंडर वैल्यू। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सरेंडर वैल्यू की ट्रीटमेंट क्या होगी, ठीक है। अच्छा, सरेंडर वैल्यू की ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन आपने प्रीमियम जो पे किया था उसकी ट्रीटमेंट क्या की थी। आपने जब प्रीमियम पे किया था, जब आप पॉलिसी ले रहे थे, हर साल पॉलिसी को रिन्यू करवा रहे थे, तो जब प्रीमियम पे कर रहे थे तो उसको आपने कैसे ट्रीट किया था, क्या उसको आपने एक्सपेंस ट्रीट किया था, क्या आप उसको खर्चा मान के पूरा पूरा पीएनएल में डाल देते थे, या फिर आपने उसको एज एन एसेट ट्रीट किया था, आपने उसको एज एन एसेट ट्रीट किया, यानी आपने उसे खर्चा मान के पीएनएल में नहीं डाला, आपने उसको बैलेंस शीट में दिखाया एसेट साइड पे। तो हम देखेंगे, तो इसके अंदर अगर हम समझना चाहें, केस 1, व्हेन जेएलपी प्रीमियम पेड was treated as an expense। तो भैया जब आपने जेएलपी प्रीमियम को एक्सपेंस माना, ठीक है, तो जो भी पैसा आएगा सरेंडर उसे इनकम मानो और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनकी पीएसआर में। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन सरेंडर of JLP shall be credited to partners capital accounts in their profit sharing ratio। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्रीमियम पे किया था हमने पास्ट में उसे हमने एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया है। बेटा अगर आपने एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया है तो आपको बैलेंस शीट में जेएलपी नजर ही नहीं आएगी। अगर बैलेंस शीट में जेएलपी एसेट साइड पे नजर नहीं आ रही और नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ कि जेएलपी सरेंडर करी है और उससे पैसे मिले हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने जब प्रीमियम पे किया था आपने उसे खर्चा माना था, एसेट नहीं दिखाया था। इज दैट क्लियर? तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, शायद उसमें ऐसी जेएलपी की एंट्री थी तो हमने जेएलपी को क्रेडिट कर दिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर केस 2, अगर केस 2 बनाए, केस 2 में होता है व्हेन जेएलपी प्रीमियम पेड was treated as an asset and maintained at surrender value। आप क्या करते थे, जो भी प्रीमियम पे करते थे उसे एसेट बना देते थे, उसे एक एसेट अकाउंट में डेबिट कर देते थे और जेएलपी को उसकी सरेंडर वैल्यू पे मेंटेन करते थे, कोई डिफरेंस होता था तो पीएनएल में राइट ऑफ कर देते थे। तो बेटा एक बात सुनो, जेएलपी विल नाउ बी ट्रीटेड एज एनी अदर एसेट। एक बात बताओ, बैलेंस शीट देखते हो बिल्डिंग दिखती है 10,000 की, ठीक है, बैलेंस शीट देखते हो बिल्डिंग दिखती है 10,000 की और तुम्हें बताया जाता है 15,000 में बिक गई बिल्डिंग, तो क्या ट्रीटमेंट करते हो बताना जरा। बैलेंस शीट में बिल्डिंग है 10,000 और बिक गई 15 में, तो क्या ट्रीटमेंट करते हो बताना जरा। जो 15,000 रुपए आएंगे उसकी क्या ट्रीटमेंट करोगे बताओ भाई, जर्नल एंट्री बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट तो करोगे 15 टू बिल्डिंग और बाकी जो डिफरेंशियल है वो प्रॉफिट माना जाएगा, यही है ना। तो वैसे ही जेएलपी भी यही चीज है। अगर जेएलपी 10,000 की बुक्स में दिख रही है और आज उससे 15,000 रियलाइज हो गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, बाकी पार्टनर्स कैपिटल में। अगर 10 की दिख रही है और 10 में ही गई है तो कुछ नहीं जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, सीधा बैंक टू जेएलपी।
और अगर 10 की जेएलपी हो और 8 मिले तो 2000 का नुकसान है, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर दो। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड shall be first credited to JLP account and balance, if any, shall be credited या डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा जी, एक सेकेंड, ठीक है जी। चलिए अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये सार्थक को क्या हुआ, एकदम से इसको किसकी याद आ रही है? अब बात करते हैं केस 3 की। केस 3 की बात करेंगे, बड़े ध्यान से सुने। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया। केस 3 में क्या होता है कि व्हेन जेएलपी प्रीमियम पेड is treated as an asset and JLP reserve account is maintained। देखो, अगर आपका मन ये कहता है कि यार मुझे तो जेएलपी को एसेट भी दिखाना है और जितना पैसा दे रहा हूं वो खर्चा भी बुक करना है, तो ये कैसे होगा? पहला ऑप्शन में आप क्या कर रहे थे, खर्चा बुक कर रहे थे। दूसरे ऑप्शन में आप क्या कर रहे थे, खर्चा ना बुक करके उसको एसेट शो कर रहे थे। तो अगर मैं कहता हूं मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, तो यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे पीएनएल में भी बुक करना है सारा अमाउंट, लेकिन मुझे एसेट भी दिखाना है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, जैसे आप डेप्रीसिएशन के लिए एसेट अकाउंट को कॉस्ट पे रख के साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बनाते हैं, वैसे ही आप जेएलपी रिजर्व के लिए जेएलपी रिजर्व अकाउंट बना सकते हैं। अब जैसे ही आपका एसेट बिकेगा, जैसे ही आपकी जेएलपी के पैसे आएंगे, आप पहली एंट्री क्या पास करना, आप जेएलपी रिजर्व को कैंसिल कर देना जेएलपी अकाउंट से। समझ में आ रही है? जेएलपी रिजर्व को कैंसिल कर दोगे अगर जेएलपी अकाउंट से, तो क्या होगा बेटा, सिचुएशन कौन सी बन जाएगी, केस 1। कैंसिल कर दिया ना, कैंसिल करने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, और जो भी पैसे आपको सरेंडर के मिलेंगे उसे आप पार्टनर्स में बांट दीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्वियसली इन देयर पीएसआर। तो ये 3 पॉसिबल सिचुएशंस हैं जो जेएलपी की मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में आपको अच्छे से समझा सकता हूं। क्या ये क्लियर हो गया, रिवाइज हो गया तुम्हारा फाउंडेशन में पढ़ा हुआ वाला जेएलपी? सबको क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, मुद्दे की बात पे आएंगे। अब हमने गार्नर वर्सेस मुर्रे से आगे बढ़ना है बेटा। हमने आज बात करनी है इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म के बारे में। इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म, देखो जी ऐसा है कि फर्म के अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं तो उसे इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म कहते हैं। पहले सिंपल सी बात तो ये, हमने अब समझना है कि इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म के केस में
हम कैसे खाते बनाएंगे। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म बहुत छोटा टॉपिक है, अभी इसको 5-10 मिनट में खत्म करके एक छोटा क्वेश्चन करके इसको निपटा देंगे और फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ेंगे जो कि मजेदार है। ठीक है, आज की क्लास मेरे को तो मतलब आई एम एक्साइटेड कि मैं जो चीजें पढ़ाने वाला हूं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपकी तरफ से भी वही एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हाँ भाई यार आज कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, तो इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म अभी छोटी सी बात है, आसान सी बात है। ठीक है ना, तो इसको समझते हैं। पहले आप मेरे से डिस्कस करो कि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करते हुए आप पहला स्टेप क्या करते हो। डिसोल्यूशन फर्म बंद होना होता है देवांग, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्ट होता है। हम ना इंसॉल्वेंट हुए बिना भी बैंक डिसोल्यूशन कर सकते हैं ना। शाबाश निशा, आपने सही बताया, और शाबाश सार्थक। संस्कार, सबसे पहला स्टेप होता है रियलाइजेशन अकाउंट। अगर मैं इस स्टेप को ब्रेक डाउन करूं तो पहला स्टेप होता है कि मैं सारे एसेट्स लेके जाता हूं कौन से साइड पे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। शाबाश। और दूसरा स्टेप क्या होता है कि मैं लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे लेके जाता हूं। शाबाश। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से। मैंने एसेट्स लेके गया यहां पे, तो मैंने यहां पे लिखा टू सन्ड्री एसेट्स। ये लिखना नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल देके समझा रहा हूं। और इनकी बुक वैल्यू लिख दी मान लो 1,00,000 रुपए की, और यहां पे बाय क्रेडिटर्स, और इनकी बुक वैल्यू लिख दी मैंने 50,000 रुपए की। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहां पे मैंने बाय कैश जो एसेट्स रियलाइज हुए उनके लिए लिख दिया 95,000। ये बात समझ में आती है। अब एक बात बताओ, अगर मैं 2 मिनट के लिए क्रेडिटर्स को हटा दूं तो बताओ रियलाइजेशन प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। बहुत सोच समझ के चल रहे हैं इस बात को। रियलाइजेशन प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। लॉस आएगा। क्यों? क्योंकि 1,00,000 की चीज 95,000 में बिक गई। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूं, मैं वापस यहां पे लिख देता हूं बाय क्रेडिटर्स और यहां 50,000 रुपए। अब मैं कहता हूं कि मैंने अपने क्रेडिटर्स को समझा बुझा के, मिन्नतें करके, हाथ पांव जोड़ के 20% डिस्काउंट देने के लिए राजी कर लिया। 20% डिस्काउंट देने के लिए राजी कर लिया। तो टू कैश मैं 20% यानी कि यहां पे पेमेंट कर रहा हूं 40। अब बताइए कि मेरे क्रेडिटर्स को डिस्काउंट में पेमेंट करने की वजह से मेरा लॉस कम हुआ या बढ़ गया। मेरा लॉस कम हुआ या बढ़ गया। कम हुआ ना लॉस, प्रॉफिट हुआ ना मुझे। वेरी गुड। अच्छा अब मेरी बात सुनना जरा, अब मेरी बात सुनना जरा। यहां पे मैंने क्या शब्दों का प्रयोग किया था कि मैंने अपने क्रेडिटर्स को डिस्काउंट देने के लिए मना लिया। ठीक है, अगर एक ऑल्टरनेट सिनेरियो बनाते हैं कि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं, मैंने क्रेडिटर्स के सामने हाथ खड़े कर दिए कि भैया मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मार लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो, है ही नहीं, मैं इंसॉल्वेंट हूं। कोर्ट में इंसॉल्वेंसी फाइल कर दी मैंने, और मैंने कहा कि मैं तो तुम्हारे जितने भी पैसे देने हैं उसमें सिर्फ 30 पैसा इनर रुपी दे पाऊंगा। मेरी एस्टेट लिक्विडेटर, कोर्ट का अपॉइंटेड बंदा, जब सेल करेगा तो सिर्फ 30 पैसा इनर रुपी दे पाएगा। तो यहां पे मैं तो सिर्फ 15,000 दे पाऊंगा। अब इसके अंदर लॉजिक लगाना कि ये 15 यहां लिख के, ये 50 यहां लिख के मैं यहां रियलाइजेशन प्रॉफिट लिखूं तो क्या सही होगा? क्या ये एक्चुअली में रियलाइजेशन प्रॉफिट है? कुछ समझ में आया सेंस? देखो, अगर आपके क्रेडिटर्स आपको डिस्काउंट देते हैं तो प्रॉफिट माना जाता है, लेकिन अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो, अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो और आप अपने क्रेडिटर्स के पैसे ही नहीं दे पा रहे हो
तो क्या आपको अपने क्रेडिटर्स को पे ना किए जाने वाले शॉर्टफॉल को प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करना गलत होगा। तो सर मतलब आपका कहना यह है कि अगर ऐसा आप करते हो तो आप अपने रियलाइजेशन प्रॉफिट को ट्रूली शो नहीं कर रहे हो, है ना? तो इसीलिए अब हमने क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना, इसीलिए अब हमने क्या करना है कि जहां हमें दिखा कि इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म है, हम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे ही नहीं, हम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे रियलाइजेशन प्रॉफिट पे या लॉस पे कोई गलत असर नहीं पड़ेगा और ट्रू पिक्चर नजर आएगी। अच्छा सर, नहीं करेंगे तो फिर क्रेडिटर्स को पे ऑफ, क्रेडिटर्स का अलग से अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर्स का अलग से अकाउंट बनाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, जितने पैसे उनको दे सकते हैं दे देंगे, टू कैश 15,000, और जितने पैसे नहीं दे पाए उसके लिए एक नया खाता खोलेंगे जिसे नाम देंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। क्या नाम देंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट, 35,000 रुपए। और फाइनली इस डेफिशिएंसी अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके बुक्स क्लोज कर देंगे। ये बात सबको समझ आई? तो मैं अभी लिखवाता हूं, बहुत इजी है, समझ में आई? और रीजनिंग के साथ, रटने को बेटा कोई भी रट सकता है। हाँ, बिल्स पेबल वाले केसेस में जो हम करते थे, बिल्कुल। तो इसको लिखना है अब हमने। तो हेडिंग हमने बना ली इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म, ठीक है? मैं दोबारा लिख देता हूं, मैंने ऊपर वैसे बनाई थी, मेरी कौन सी पेन की इंक लग रही है? इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म। इसके अंदर लिखते हैं दो, थोड़ा सा लिखना है जरा, वेयर व्हेन द एसेट्स ऑफ a firm including the surplus, that is excess of private estate over private debts received from insolvent partners are inadequate to meet the firm's liabilities, comma, the firm is said to be insolvent। तब हम फर्म को क्या कहते हैं? said to be insolvent। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अब इसको क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है? प्रैक्टिकल स्टेप्स लिख लेंगे। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर कैश एंड बैंक अकाउंट to ascertain cash available for
creditors. I am telling you the steps, you need not do them in the same order. आप पहले कुछ भी कर सकते हैं, आप कहे नहीं मैथ्स और मैं तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूं, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 2, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट without transferring liabilities in the usual manner and transfer its profit or loss to the capital accounts of all the partners in their PSR, profit sharing ratio. स्टेप 3 में क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट to ascertain the unpaid credit balance which should be transferred to the credit of deficiency account और लास्टली स्टेप 5 क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उनमें जो उनके स्टेप 4 जो उनके बैलेंसेस होंगे वो ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस होंगे क्योंकि वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं पेमेंट वगैरह, वो आप डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। ये बेसिकली ये साबित कर रहा है कि जो पार्टनर्स की डेफिशिएंसी है उसका खामियाजा क्रेडिटर्स ने भुगता है, ठीक है ना। जो पार्टनर्स पैसे नहीं ला पाए वो नुकसान क्रेडिटर्स ने भुगता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रिपेयर स्टेप 4 में प्रिपेयर partners capital accounts to ascertain the irrecovered debit balance which should be transferred to the debit side of deficiency account, ठीक है। तो डेबिट साइड ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल, यहां पे हमारा खत्म हो गया कॉन्सेप्ट कि भैया हमने कैसे इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म का क्वेश्चन करना है। हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 2 थी इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म वाली, इलस्ट्रेशन नंबर 3 थी, सॉरी 3 हो गई है, ये अमल बिमल। स्टेप 4 में देवांग जी आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने और उसमें यह पता लगाना है कितना बैलेंस डेबिट में बचा है जो पार्टनर से रिकवर नहीं कर पा रहे, और वो आपने डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करना है।
पार्टनर्स द्वारा दी गई डेफिशिएंसी जो है, जो नहीं वो पे कर पा रहे, वो क्रेडिटर्स को आप जितने पैसे नहीं दे पाए उससे मैच करेगा, जो कि ये दर्शाता है कि जो पार्टनर्स की डेफिशिएंसी है उसका लॉस क्रेडिटर्स पे ट्रांसफर हुआ, क्रेडिटर्स ने उसे बेयर किया क्योंकि उनको उनका पैसा नहीं मिल पाया। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है आईसीआई का और पेज नंबर है 2.21। इलस्ट्रेशन नंबर 3, Amal and Bimal are in equal partnerships. Their balance sheet stood as under on 31st March 2001 when the firm was dissolved. प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, कैश है और बिमल की ड्रॉइंग्स हैं, यानी उसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। क्रेडिटर्स हैं और अमल की कैपिटल है 750 रुपीज। दी एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, प्लांट एंड मशीनरी 1250 रुपए में बिकी, फर्नीचर 150 रुपए में बिका, डेटर्स 400 रुपए में बिके, स्टॉक 500 रुपए में। डेटर्स बिके नहीं, डेटर्स से रिकवरी हुई। The expenses of realization amounted to rupees 175. Amal's private estate is not sufficient even to pay his private debts, whereas Bimal's private estate has a surplus of 200 only. Show necessary ledger accounts to close the books of the firm. तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, आईसीआई, पेज नंबर 2.21। ठीक है जी। सबसे पहले एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें सिर्फ एसेट्स ट्रांसफर करने हैं, लाइबिलिटी नहीं। तो यहां पे 2 सन्ड्री एसेट्स, कौन से एसेट्स हैं जो ट्रांसफर करने हैं? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर और स्टॉक। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स और स्टॉक। अमाउंट्स देख लेता हूं, 2500, 500, 1000 और 800। 2500, 500, 1000, 800, टोटल आ जाएगा 4800। ठीक है। अभी साथ के साथ एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना देता हूं। इस क्वेश्चन में तो 2 ही पार्टनर हैं, तो खुले खुले अमल बिमल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमल की क्रेडिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बिमल की डेबिट साइड में। बिमल की कैपिटल है 550 रुपए, डेबिट बैलेंस। ₹550 का डेबिट बैलेंस है। ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं हमें क्या करना है। एक बनाएंगे हम कैश अकाउंट, और कैश हमारे पास कितना है? 200 रुपए ओपनिंग बैलेंस है। तो यहां पे हम लिख देंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 200 रुपए, और लास्टली एक हमने बनाना है, लास्टली नहीं सेकंड लास्टली, क्रेडिटर्स अकाउंट, और उसमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर्स का बैलेंस देख के बताना कितना है। क्रेडिटर्स का बैलेंस 4800 है। ठीक है। अभी एक काम करते हैं, कैश में देखते हैं कि एसेट्स को बेच बाच के कितने पैसे आए। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट
मैं सन्ड्री एसेट्स लिख सकता हूं, प्लांट एंड मशीनरी था, फर्नीचर था, डेटर्स और स्टॉक। प्लांट एंड मशीनरी कितने में गया? 1250, 150, 400 और 500। 1250, 150, 400 और 500, टोटल 2300। तो यहां पे मैंने लिख दिया बाय कैश एसेट्स रियलाइज्ड 2300। यहां पे 2 कैश एक्सपेंसेस थे रियलाइजेशन के, कितने थे? 175 रुपए एक्सपेंसेस थे रियलाइजेशन के, 175। तो कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन 175। तो अब हम रियलाइजेशन लॉस निकाल सकते हैं, टोटल लॉस यहां पे 4975 आ रहा है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमल और बिमल को लॉस हो रहा है 2675 का। रेशो क्या है? इक्वल है क्या? तो फिर 1337 और 1338 कर देंगे, एक डेसिमल की बजाय 1337 और 1338 कर देंगे, और इधर डाल देंगे 2 रियलाइजेशन 1337 1338। अच्छा, अमल की तो प्राइवेट लाइबिलिटी नहीं पूरी हो पाई, तो वो कोई पैसे दे ही नहीं पाया। बिमल लाया 200 रुपए, तो वो यहां पे लिख देंगे बाय कैश 200, और यहां पे 2 बिमल 200। अब हमारे पास अगर देखें तो कुल मिला के पैसे जो क्रेडिटर्स को देने के लिए हैं वो कितने हैं? यहां 2700 है, तो बाय क्रेडिटर्स टोटल यहां पे भी 2700 करना पड़ेगा। 2525 रुपए हम दे सकते हैं, 2525। तो क्रेडिटर्स को यहां पे 2 कैश 2525 कर दिया, और बाकी कहां डालेंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट में। कितना आएगा डेफिशिएंसी? 4800 का माइनस 2525 2275, और एक अकाउंट बनाया डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट किस तरफ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा कि क्रेडिट साइड में जाएगा? क्रेडिटर्स का क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या लिखेंगे यहां पे? बाय क्रेडिटर्स 2275। क्लियर है? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखें तो यहां 1337 टोटल आना चाहिए। इस भाई को पैसे लाने थे 1337 बनाने के लिए, लेकिन लाया ही नहीं नालायक। तो बाय डेफिशिएंसी अकाउंट करेंगे। करना जरा, 1337 में से 750 माइनस 587, और इस नालायक का टोटल कितना होना चाहिए? 1888। सुषमा ध्यान से बताओ, 16 होना चाहिए। अच्छा, वो उधर का बता रहे हो आप, ओके। मैं तो ये टोटल समझ रहा था। 188, ये तो ठीक किया ना मैंने, वो 1688 आएगा। 587 और 1688 88। तो डेफिशिएंसी अकाउंट में लिखेंगे 2
अमल्स कैपिटल 587 टू बिमल्स कैपिटल 1688। ये टोटल कितना आएगा देखना, टोटल आ गया 2275। शाबाश, 2275। तो यहां पे हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? मैच हुआ तो क्वेश्चन सही है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस भी कम है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने बोल दिया तो फिर आना ही आना है, तुम्हें भी पता है, ठीक है। नहीं बेटा नहीं, हम चाहते हैं कि हम अच्छे से काम करें, हम बढ़िया काम करें, ठीक है, और मेहनत वाली चीजें आए, मेहनत की कमाई से जीते हम, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ना है, हमारा अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शुरू करेंगे। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छे बच्चे बने, घुनने नहीं। हाँ, क्या बात चल रही है, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। चलो तुमसे एक बात शेयर करता हूं, मैंने शायद पहले भी पिछली क्लासेस में बता रखा है, मैंने 2009 में एक बिजनेस शुरू किया था। सन 2009 में, आज से कितने साल पहले, 12 साल पहले मैंने एक बिजनेस शुरू किया था। बताया मैंने किस चीज का? हाँ, पेपर प्लेट्स का। वेरी गुड। तो पेपर प्लेट्स बेटा, जिसमें आप पैटी समोसा खाते हैं, या वो जो डोने जिसमें गोलगप्पे आप खाते हैं, तो उसकी मेरी फैक्ट्री मैंने डाली थी, और उसमें काफी मैंने मेहनत करी थी, लेकिन वो बिजनेस चल नहीं पाया, तो मैंने उसको क्लोज करके एक जॉब ज्वाइन कर ली। आपको मैं बताऊं, उस बिजनेस में मेरे पास खूब प्लांट एंड मशीनरी थी। एक तो ये बड़ी कटर मशीन थी, मतलब उसको अगर कमरे से बाहर भी लेके जाना होता था तो एक तो 3-4 आदमी चाहिए, और वो भी डिसमेंटल करके लेके जानी पड़ती थी। बहुत भारी मशीन थी वो, कम से कम 300-400 किलो की। अच्छा, और बहुत सारी और मशीनें थी, कई पैकिंग इक्विपमेंट थे, इन्वेंट्री थी। अच्छा, सोच के एक बात करते हैं कि हम तो पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व करते हैं तो हम तो सीधे यही करते हैं कि आज बंद करी, आज के आज सारे एसेट रियलाइज, आज के आज सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट भी हो गई, एक ही दिन में क्वेश्चन निपटा के 15 मिनट में कहते हैं डिसोल्यूशन हो गया। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? रियल लाइफ में सच्ची बात बताऊं बेटा, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री की एक दो मशीनें आज तक मेरे पास है, मैं बेच नहीं पाया। एक वो होती है मशीन, होती है बड़ी सी, जो डब्बे पैक करने के लिए होती है, क्लिप लगाने के लिए, वो एक प्लास्टिक का वो लग जाता है पत्ती सी, और फिर उसके ऊपर स्टील पत्ती को ऐसे बंद कर देते हैं। वो आज तक मेरे पास पड़ी है, एक दो डाई आज तक मेरे पास पड़ी है, बेच ही नहीं पाया। मतलब क्या है इस बात का, कि ये जो अजम्पशन हम लेते हैं कि सारे एसेट्स एक ही दिन, सारी लाइबिलिटीज एक ही दिन, क्या वो रियल लाइफ में ट्रू है? हाँ बिल्कुल, पेटी पैक करने में जो यूज होती है। अब कहीं भी कभी मांग मत लेना कि सर देना जरा एक बारी, थोड़ा पैक सामान भेजना है। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, दोबारा से बात करेंगे कि लिखते हुए चलो करते हैं। द assumption of realization of all the assets and payments of all the liabilities as on the date of dissolution is far away
from reality. Do you agree or not? हाँ जी गाइस, डू यू अग्री और नॉट? बताइए, ये बात से सब अग्री करते हैं कि ये जो हम अजम्पशन ले लेते हैं कि एक ही दिन में सारे एसेट्स बिक जाएंगे और एक ही दिन में सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ भी हो जाएंगी, दिस इज नॉट रियलिटी. एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है? इन एक्चुअल प्रैक्टिस, the assets are realized gradually. The assets are realized gradually, and the cash available is applied. अभी मैं आगे कंप्लीट करता हूं इस पैराग्राफ को, लेकिन मैं पहले अब डिस्कस करना चाहता हूं. अब मान लो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, मेरी और संस्कार की एक पार्टनरशिप फर्म है, हमने एक बेकरी खोली थी और अब हमें लग रहा है कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है तो हमें बेकरी बंद कर देनी चाहिए. अच्छा, उस बेकरी में आउटसाइड लाइबिलिटीज भी हैं, ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटीज भी हैं, और हम दोनों की कैपिटल तो है ही है, हम दोनों की तरफ से लोन भी है, पार्टनर्स लोन भी है, ठीक है. और आज हमने जब डिसाइड किया बंद करने का, तो हमने अपने बेकरी का एक फ्रिज बेचा है किसी को, उसे ट्रक में रख के भेजा है, और अब उस बेकरी के जो फ्रिज के हैं वो पैसे आए हैं. अब आप बताओ, सबसे पहले वो पैसे किसके पास जाने चाहिए? लाइबिलिटीज वालों के पास, पार्टनर्स के लोन में, या पार्टनर्स की कैपिटल में? सबके जवाब गलत. ट्रक वाले को पहले पैसे देने सबसे पहले किसको पैसे देने हैं? ट्रक वाले को. ट्रक वाला भी तो गया था ना लेके सामान. क्रेडिटर्स बाद में, पहले ट्रक वाला. मतलब समझो, कॉन्सेप्ट समझो अब इसके अंदर, कि जो भी पैसा आएगा वो किसी ऑर्डर में पे किया जाएगा. ऑब्वियसली मैंने जो आपको ऑप्शंस बताए थे, मैंने वैसे आपको धोखा दिया, मैंने ट्रक वाले का नाम ही नहीं लिया है, मैंने तो ट्रक वाले का नाम ही नहीं लिया, लेकिन वो जो ऑप्शन था उस ऑप्शन में से आपने सही बताया क्रेडिटर्स. लेकिन अगर बेटा एक बात है ना, कि अगर ट्रक जिसने खरीदा वो भरेगा, अगर ये टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट में है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ही कार्ट्रिज पे करूंगा तो मुझे ही पैसे देने पड़ेंगे ना, तो वो मेरे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाएंगे. अब आपको ये बात समझनी है कि अभी आपके एसेट्स जो हैं वो पीसमील डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, पीसमील रियलाइज हो रहे हैं. पीसमील का मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, तो पीसमील रियलाइजेशन हो रही है. अब जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे के लिए आपको ऑर्डर होगा. अरे भाई, तू तो जनरल प्रैक्टिस में चला गया. रियलाइजेशन के और भी एक्सपेंस हो सकते हैं. एक बात बता, मेरे को वो फ्रिज बेचना था तो मैंने OLX पे लगाया, OLX पे लगाया, OLX वाले कहते हैं आपकी लिस्टिंग सबसे ऊपर आएगी, 10 रुपए दो. मैंने 10 रुपए खर्चे, वो 10 रुपए मेरे एक्सपेंस है कि नहीं है? तू फ्रेट का एग्जाम्पल हटा दे, फ्रेट पे सेंटी मत हो, एक्सपेंसेस की बात समझ, ठीक है ना? एक्सपेंसेस होते हैं ना रियलाइजेशन के, तो उसे, तो हमें एक बात समझनी है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि जो पैसे आएंगे उन्हें एक ऑर्डर में पे करना है. तो यहां पे लिखेंगे अवेलेबल इज अप्लाइड इन फॉलोइंग ऑर्डर. बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग बनाएंगे ऑर्डर ऑफ पेमेंट आउट ऑफ एसेट्स. हाँ जी, तो सबसे पहले किसे पे करना है? एक्सपेंसेस को, क्योंकि एक्सपेंसेस रुकेंगे नहीं. आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि भैया मैं पहले क्रेडिटर्स को पे करूंगा फिर तेरे पैसे वापस दूंगा. सबसे पहले एक्सपेंसेस, तो क्या लिखना है? फर्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड और
प्रोवाइडेड फॉर। तो अब आप कहते हो सर ये पेड तो समझ में आ गया, सर ये प्रोवाइडेड फॉर का क्या मतलब है? प्रोवाइडेड फॉर का क्या मतलब है? मान लो मैंने फ्रिज बेचा, ठीक है, 20,000 का फ्रिज आ गया। अब मैं एक एस्टिमेट लगाऊंगा कि ये सारे एसेट्स बेचने में मेरे को कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा। मान लो 1,000 रुपए का एस्टिमेट लगाता हूं, तो फिर अब मैं क्या करूंगा, उस 20,000 में से 1,000 रुपए निकाल के अलग रख दूंगा, प्रोवाइडेड फॉर कर लूंगा, और बाकी 19,000 को नेक्स्ट स्टेप के लिए अप्लाई कर दूंगा। पहला स्टेप क्या रहेगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या तो पहले पे करो या एस्टिमेट करके प्रोवाइड फॉर करो। अब वो 1,000 रुपए जो है वो साइड पे खर्च होते रहेंगे। अगर 1,000 रुपए से कम खर्चा हुआ तो जो खर्चा बच गया वो आपके वापस चेन में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के, और अगर ज्यादा लग गए तो जब लगेंगे तब उसे पे कर देंगे। तो पेड और प्रोवाइडेड फॉर का डिफरेंस समझ में आया? ज्यादा आपको तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन साथ में करेंगे। पेड और प्रोवाइडेड फॉर समझ में आया, यस और नो? बताएं। हाँ जी। फिर स्टेप नंबर 2, देन आउटसाइड क्रेडिटर्स आर पेड। हाँ जी, उसके बाद किसे पे करेंगे? आउटसाइड क्रेडिटर्स को पे करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर्स में भी पता है 2 तरह की कैटेगरीज हो सकती है, पता है कौन सी? 2 तरह की कैटेगरीज हो सकती है क्रेडिटर्स में भी, आउटसाइड वालों में भी, पता है कौन सी? हाँ जी, शाबाश, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ठीक है ना? तो फिर सिक्योर्ड वाले के लिए क्या होगा और अनसिक्योर्ड वाले के लिए क्या होगा, उसमें नीचे लिखते हैं, व्हेन एन एसेट which is provided by way of security to a creditor is realized, the payment is made first to the concerned creditor जिसको आपने सिक्योरिटी दे रखी थी। समझ में आ रही है? और दूसरे सिचुएशन में व्हेन एन एसेट which is not provided by way of security to a creditor is realized, payment is made to। हाँ जी, किसको करेंगे? मैं यहीं रुक गया। किसको करेंगे? पेमेंट इज मेड टू कौन से वालों को पेमेंट करेंगे? अनसिक्योर्ड वालों को पेमेंट करेंगे। क्या भेदभाव रखेंगे कि भैया तुम्हारे तो सिक्योर्ड है, दूसरे एसेट सिक्योर्ड है, वो नहीं बिका? ऐसा भेदभाव रखेंगे? मान लो कि हमारी बेकरी में हमने जो दुकान थी उसके सिक्योरिटी के अगेंस्ट निशा से लोन लिया हुआ था। हमारी जो बेकरी थी, जो दुकान थी, उसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट निशा से लोन लिया हुआ था। अगर दुकान बिकती है तो ये तो पक्की बात है, पहले निशा को पैसे दिए जाएंगे, बचेंगे तो बाकियों में जाएंगे। लेकिन अगर फ्रिज बिका है तो उससे जो पैसे मिलेंगे
वो निशा के अलावा सब में बांटेंगे या निशा को इंक्लूड करते हुए सब में बांटेंगे? यह सवाल है। इंक्लूड करते हुए बांटेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, यानी सब में बटेगा पैसा। किस रेशो में बटेगा? उनके अमाउंट आउटस्टैंडिंग की रेशो में, जिसके जितने पैसे ड्यू हैं। निशा के 1 लाख रुपए हैं, सुषमा के 50,000 रुपए हैं, प्रतिष्ठा के 50,000 रुपए हैं। तो फिर क्या होगा? 1,50,000 50 की रेशो में, 2:1:1 की रेशो में। तो यहां पे ये लिखेंगे पेमेंट इज मेड टू ऑल क्रेडिटर्स, टू ऑल क्रेडिटर्स वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड in proportion to their respective claims, in proportion to their respective claims। ठीक है जी, जितने उनके क्लेम्स हैं उस प्रोपोर्शन में। अच्छा जी, अब हमने पेमेंट कर दी आउटसाइडर्स को, अब क्या करें? अब हम पेमेंट करेंगे पार्टनर्स के लोन की। पार्टनर का लोन उनकी कैपिटल का हिस्सा नहीं है, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने लोन दिया है। तो फिर स्टेप 3 में हम, या एक्चुअली स्टेप लिख रहे हैं क्या, हम स्टेप्स लिख रहे हैं, क्या करें? हाँ, स्टेप लिख रहे हैं। तो स्टेप 3 में हम किसको पेमेंट करेंगे? लिखेंगे आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल outside liability, after the payment of all outside liabilities लिखना चाहिए, after the payment of all outside liabilities the partners लोन्स आर डिस्चार्ज। अगर एक लोन है तो पहले उसे पूरा पे कर देंगे, एक से ज्यादा पार्टनर का लोन है तो फिर उसकी अमाउंट की रेशो में। डिस्चार्ज इन proportion to their respective claims। तो जो उनके रिस्पेक्टिव क्लेम्स हैं उस प्रपोर्शन में हम उसे पे कर देंगे। फिर उसके बाद स्टेप, अरे तुम क्यों खुल गए? उसके बाद स्टेप 4, अब किसे पे करें? बताओ कौन बच गया? कैपिटल? नहीं, अभी रुक जाते हैं, एक स्टेप और रुकते हैं, एक स्टेप और रुकते हैं। आफ्टर द पेमेंट of all partners loans but before the partners capitals are paid off as a prudent measure, an adequate provision should be made for a contingent लायबिलिटी। कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर हो, जैसे कोई बिल्स डिस्काउंटेड हो, तो उसके लिए एक प्रोविजन बनाएंगे। कंटिंजेंट लायबिलिटी ब्रैकेट में इफ एनी, अगर हो तो। ये पॉइंट वैसे ना एवं ही है, कंटिंजेंट लायबिलिटी वाले क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखे,
फिर भी एक बारी होती है ना कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें समझ में आना चाहिए सब कुछ, हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें सब कुछ मेंशन करना है। इसका एग्जांपल लिखना चाहते हो तो बिल डिस्काउंटेड लिख दो, जिसकी अभी तक मैच्योरिटी डेट आई नहीं है, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि वो बंदा ऑनर करेगा या डिसऑनर करेगा। ऑनर कर देगा तो ठीक है, सब बढ़िया रहेगा, डिसऑनर करेगा तो तुम्हें देना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रोवाइड फॉर करोगे अभी। और लास्टली पार्टनर्स की कैपिटल को पे कर दिया जाएगा। स्टेप 5, लास्टली पार्टनर्स capitals are paid off. Lastly, partners capitals are paid off. Is that clear, my friends? यहां तक अगर लिख लिया, सब बच्चे डन लिखेंगे। डन 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 डन। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस ध्यान रखनी है। सबसे पहले एक्सपेंसेस, नंबर 2 पे आउटसाइड लाइबिलिटीज, नंबर 3 पे पार्टनर्स लोन, नंबर 4 पे कंटिजेंट लाइबिलिटीज के लिए प्रोवाइड फॉर करना है, नंबर 5 पे पार्टनर्स कैपिटल को पे करना है। अब मेरी बात सुनिए, ये जो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा टॉपिक है वो स्टेप 5 के लिए है। स्टेप 5 क्या है? पार्टनर्स कैपिटल को पे ऑफ करना है, ठीक है। अब जरा यहां पे समझते हैं, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, इसको लिखना नहीं है। मान लीजिए आपके क्रेडिटर्स थे 20,000 के, पार्टनर्स लोन था एक ही, ए पार्टनर का लोन था 5,000 का, फिर पार्टनर्स कैपिटल था, ए की कैपिटल 50,000, बी की कैपिटल 40,000 और सी की कैपिटल 10,000, ठीक है। अब सोचते हैं पहला एसेट बिका, एसेट 1 बिका, A1 बिका, 15,000 आए, किसको दे दें बताओ? क्रेडिटर को दे दें, शाबाश, क्रेडिटर को दे दिए, 5,000 बचे इसके, ये निपट गया। अच्छा, फिर A2 बिका एक एसेट, A2 बिका एसेट और ये 10,000 का बिक गया, किसको दे दें? क्रेडिटर्स को पे करेंगे, तो 5,000 पूरे निपट गए, बाकी 5 बचे वो पार्टनर का लोन दे देंगे। ये बात समझ में आती है? ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब एसेट 3 बिका, एसेट 3 बिका और वो 12,000 पे देके गया, अब किसको दें? अब किसको दें? पार्टनर्स को देना, पार्टनर्स को दें, लेकिन पार्टनर्स को किस रेशो में दें? ए को कितना दें, बी को कितना दें, सी को कितना दें? डिस्ट्रीब्यूशन करते समय सुनो मेरी बात, अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कैपिटल रेशो में दे दो, कुछ बच्चे कह रहे हैं पीएसआर में दे दो। यही तो दो ऑप्शन दे रहे हो आप लोग, और तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा ना किसी को। आप यही तो दो ऑप्शन दे रहे हो, यही दो ऑप्शन है ना, या तो कैपिटल रेशो में दे दो या पीएसआर में दे दो। मैं कहता हूं दोनों में ही नहीं दे सकते, मैं कहता हूं दोनों में ही नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मेरी बात सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जो फाइनली लॉस आना चाहिए अगर आए तो, या प्रॉफिट आना चाहिए, जो फाइनली लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा, मान लो, अब सुनना जरा ध्यान से, ये दोनों तो निपट गए ना। मान लो एक और एसेट बिकता है और वो 18,000 रुपए का बिकता है, इनकी कैपिटल का टोटल कितना है मुझे बताना जरा? 50 40 10 कितना? 50 40 10 कितना? 1,00,000। और मेरे एसेट जो रियलाइज हो रहे हैं अब और एसेट नहीं है मेरे पास, अब और एसेट नहीं है मेरे पास, तो कितने के रियलाइज हुए? 30,000। हाँ जी, ये जो इसका डिफरेंस है इसे क्या कहते हो? ये जो इसका डिफरेंस है इसे क्या कहते हो बताना जरा? नहीं नालायक, डेफिशिएंसी बच्चे वो होती है जो आप ना पे कर पाओ, ये तो रियलाइजेशन लॉस है ना, ये तो रियलाइजेशन लॉस है ना, समझ में आई? ये रियलाइजेशन लॉस है। अब रियलाइजेशन लॉस किस में बंटना चाहिए? पार्टनर्स में। ये रियलाइजेशन लॉस किस में बंटना चाहिए? पार्टनर में।
पीएसआर में, पीएसआर में। तो हमें अब सुनो जरा, तो हमें जो, सुनिए जरा ध्यान से, जो अब हमें कैसे बंटवारा करना है, हमें कैश का बंटवारा करना है इस प्रकार से कि जो एंड में लॉस आए वो पीएसआर में आए। समझ में आ रही है? हमें कैश का बंटवारा करना है इस प्रकार से, उस रेशो में कि जो हमारा बाद में जो एंड में जो लॉस आए वो किस में आए? पीएसआर में। समझ में आ रही है? तो अब जरा अपने दिमाग के दरवाजों को खोल के एक हेडिंग बनाएंगे। मैंने आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट किया। अब सार्थक अभी इस बात को छोड़ देते हैं, मतलब मैक्सिमम लॉस जिसे हुआ उस रेशो में दे दो। कैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यही तो मेथड सिखाने वाला हूं मैं। आपकी बात सही है, अब वो पढ़ो कि वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश among partners towards their capital. Basis of distribution of cash among partners towards their capital. सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें करना क्या है, क्या चाहिए हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है टू डिस्ट्रीब्यूट कैश in such a way that the realization loss or profit is distributed among partners in their profit sharing ratio. ऑब्जेक्टिव समझ में आया? यस और नो? ऑब्जेक्टिव समझ में आया बेटा? यस और नो फटाफट से बताएंगे। क्या ऑब्जेक्टिव है? कि हम कैश कुछ इस तरह बांटें, ए गालिब, कैश कुछ इस तरह बांटें कि जो लॉस है वो पीएसआर में बट जाए। वाह वाह, ठीक है, कि लॉस कुछ इस तरह बांटे कि जो कैश कुछ इस तरह बांटे कि जो लॉस है वो पीएसआर में बट जाए। तो उसके अंदर हमने देखनी है सिचुएशंस। अब इसके अंदर लिखेंगे केस 1, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। केस 1 क्या लिखना है? कि जब पार्टनर्स के जो कैपिटल हैं वो पीएसआर में है। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उस केस में क्या करना है? दो लाइनें छोड़ो, दो लाइनें छोड़ो, एक एग्जांपल लिखते हैं। पार्टनर्स हैं 3, ए बी सी, इनकी कैपिटल्स हैं 90, 60 और 30, और इनकी पीएसआर है 3:2:1, और जो एसेट्स रियलाइज हुए हैं टोटलिटी में वो लेट से 90, 60, 1.5 और ये 180 है ना, तो 1,50,000 रियलाइज हुए, एसेट्स रियलाइज हुए 1,50,000, एक ही बार में सिर्फ 1,50,000 रियलाइज हुए। तो अब इसका क्या मतलब है, इसको अब हमने समझना है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, मेरी बात सुनिएगा। अगर आपके पार्टनर्स की कैपिटल ऑलरेडी पीएसआर में है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन पीएसआर में कर देंगे
तो आपका रिजल्टिंग लॉस भी पीएसआर में ही रहेगा। तो आप डिस्ट्रीब्यूट कितना करेंगे, कैश कितना करेंगे, 1.5 लाख को 3:2:1 में बांट लीजिए। 1.5 लाख को 3:2:1 में बांटेंगे जरा, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, 25, 75 आ जाएगा। तो यहां 75,000, यहां 50,000 और यहां 25,000। तो हमारा रिजल्टिंग लॉस क्या आएगा, यहां पे 15,000, यहां पे 10,000 और यहां पे 5,000। ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, ऑब्जेक्टिव अचीव, टारगेट अचीव्ड, है ना। तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर हमारी कैपिटल पीएसआर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सीधा पीएसआर में बांट दो। तो यहां पे जो 2 लाइनें छोड़ी थी वहां पे क्या लिखेंगे, इन सच केस एनी अमाउंट realized from sale of assets should be distributed among partners in their profit sharing ratio। बहुत सिंपल बात हो गई है। केस 1 सबको समझ में आ गया, यस और नो क्लियर लिखेंगे अगर आ गया। केस 1 सबको समझ में आ गया, बहुत इजी है केस 1। केस 1 में तो कुछ है भी नहीं, कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी बच्चे कहां हैं, प्रतिष्ठा, देवांग, समझ आया कि नहीं आया? चलिए केस 2, मेजर पॉइंट, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर नॉट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पीएसआर। तब क्या करेंगे, इसमें कोई लाइन नहीं छोड़ो, सिर्फ एग्जाम्पल लिखते हैं। पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, ए है, बी है और सी है। ए की कैपिटल है लेट्स से 80,000, बी की कैपिटल है 65,000, सी की कैपिटल है 35,000। अगर आप रियलाइज करें टोटल अभी भी कितना आ रहा है, 150 ही है ना। चेक करो, 150 ही है ना कि नहीं, 180, सॉरी 180, पहले भी 180 था, 90, 60 और 30 पहले भी 180 था, अभी भी 180 है। अच्छा 180,000, 1,80,000। अच्छा पीएसआर पहले भी 3:2:1 थी, आज भी 3:2:1 है, और अमाउंट रियलाइज्ड सेम है 1,50,000। बट सवाल यह है कि पेमेंट्स कैसे करें। जो रिजल्टिंग है, जो रिजल्टिंग हमारा लॉस है वो पीएसआर में आए, यहां पे हम अटकेंगे। सब मेरे साथ मिलके अटको। सब अटक गए, सबको प्रॉब्लम समझ में आई क्या है? अटकोगे तो ही आगे समझ में आएगी। अगर आपको इन मेथड्स की जरूरत ही नहीं समझ में आएगी तो करने का फायदा क्या है? पहले अटको, यहां पे समझो इस चीज को कि सिचुएशन क्या है। समझ में आया इशू? इशू समझ में आया सबको? संस्कार ऐसा तू अभी कह सकता है, इशू समझ बस। अगर मैं कहता हूं कि ये रियलाइजेशन एक बार हुई थी एसेट 1 की 40,000,
एक बार हुई थी एसेट 2 की 60,000, फिर एक बार हुई थी एसेट 3 की 50,000। अब आपकी थ्योरी काम कर सकती है। लेकिन जब एसेट 1 और इसमें एक एक महीने का गैप था, ये 1 फरवरी को हो रहा था, ये 1 मार्च को हुआ था, तो तू वेट करेगा पैसे देने से पहले? नहीं ना, वेट तो नहीं करेगा ना पैसे देने से पहले। तो फिर अब 40,000 को कैसे बांटना है? बाकी सारे बच्चे, प्रॉब्लम समझ में आई कि पहले 40 को कैसे बांटना है, फिर अगली बार जब 60 आएगा उसको कैसे बांटना है, फिर अगली बार जो 50 आएगा उसको कैसे बांटना है, ये प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी प्रभव, ये पॉइंट क्लियर हुआ। मैं तुमसे सोल्यूशन नहीं मांग रहा हूं, एक तो मुझे अपने तुक्के देना बंद करो। मैं तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सोल्यूशन मैं दूंगा भाई, मेरी दुकान का है बंद कर रहे हो? ठीक है। हाँ जी रचना जी समझ में आया? निशा जी, निशा साइलेंट क्यों हो गई? चलिए, तो इस केस में क्या करना है? अब लिखेंगे when capitals of partners are not in their profit sharing ratio, are not in their profit sharing ratio, ठीक है? When capitals of partners are not in their profit sharing ratio, distribution of cash can be made according to any of the following methods. Number 1, proportionate capitals method. प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स मेथड। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड का क्या कॉन्सेप्ट आ गया अब इसके अंदर के हम कैपिटल्स को प्रोपोर्शनेट करेंगे, उसमें से हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल निकालेंगे। इसका दूसरा नाम क्या होता है? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। अभी मैं समझाता हूं ये, और नहीं तो दूसरा मेथड लगा सकते हो जिसका नाम है मैक्सिमम लॉस मेथड। मैक्सिमम लॉस मेथड। तो ये दो मेथड है, और इन दो मेथड्स को अब हम पढ़ेंगे, और इन दो मेथड्स की मदद से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको समझना है कि पीस मील का क्वेश्चन कब इंटरेस्टिंग आएगा। कब इंटरेस्टिंग होगा? जब आपके जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं होगी, तभी तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगी तो आप पीसीआर में बांट दोगे। अब अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं है तो ही आप क्या करोगे? आप मेथड लगाओगे। कौन से मेथड लगाओगे? दो मेथड, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड। अच्छा, कौन सा नाम इंटरेस्टिंग लग रहा है? मैं उसे शुरू कराता हूं। 2 मिनट के लिए ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास चॉइस है। वैसे नहीं है, शुरू मैंने वही कराना जो मेरा मन है। होता पता क्या है कि जो मेथड मैं पहले करा देता हूं ना बच्चों को, वो ज्यादा आसान लगता है।
तो इसलिए मैं जो इंटरेस्टिंग मेथड है मैं वो पहले करा देता हूं ताकि आसान लगे। आप सबने बोला मैक्सिमम लॉस, इसलिए मैं अभी कराऊंगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। ठीक है बेटा? हाँ शाबाश। तो अभी हम हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। अगर पूछूंगा नहीं तो तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट कैसे होंगी, वही तो मेरी इंटेंशन है। चलिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सब, फिर लिखवाऊंगा। ठीक है? पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके चलो एक काम करते हैं, वही एग्जांपल जो हमने अभी लिखा था उसको उठाते हैं। ए बी सी, ये कितनी कैपिटल थी इसकी? 80, 65 और 35। सब मेरा साथ देंगे कैलकुलेशन में। 80, 65 और 35। गाइस रेशो क्या है? 3:1। ओके अच्छा, सब लोग क्या करो, लिखना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करना है मन में। मैं साइड पे लिख दूंगा आपकी रेफरेंस के लिए, लेकिन पेपर में ऐसे लिखेंगे नहीं। हर बंदे की कैपिटल को उसके रेशो के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। हर बंदे की कैपिटल को उसके रेशो के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। तो 80,000 को 6/3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 160। ये मैं मिटा दूंगा अभी। फिर 65,000 को 6/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6/2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 1,95,000। अच्छा फिर 35,000 को 6/1 से मल्टीप्लाई करोगे, 6/1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2,10,000। ये क्या मतलब है? ये मतलब है कि हम एक एक करके हमने सिलेक्ट किया कि किसकी कैपिटल को बेस लिया जाए। हमने सिलेक्ट किया कि किसकी कैपिटल को बेस लिया जाए, और अगर उसकी कैपिटल को बेस लेते हैं फिर फर्म की टोटल कैपिटल क्या आएगी? ए की कैपिटल को बेस लिया जाए तो 1,60,000 आएगी, बी की कैपिटल को बेस लिया जाए तो 1,95,000 आएगी, सी की कैपिटल को बेस लिया जाए तो 2,10,000 आएगी। हमने इसमें से लोएस्ट कैपिटल को चूज करना है। हमने इसमें से क्या चूज करना है? लोएस्ट कैपिटल को, और उसके हिसाब से बाकी पार्टनर्स की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल लेनी है। तो हमने लोएस्ट कैपिटल को चूज किया, तो अब हम यहां लिखेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग एज कैपिटल एज बेस। तो हमने कहा कि ए की कैपिटल को बेस लेते हैं और उस हिसाब से बाकी पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। फिर अगर हम ए की कैपिटल को बेस लेते हैं तो ए की कैपिटल तो 80,000 ही होनी चाहिए। ये कैसे आया कि इसका जो टोटल 160 आया था उसको इसके पीएसआर से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? अब बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,60,000 इंटू 1,80,000। टोटल कितना है? 180 है, सॉरी। हमने एक मिनट, तुमने मुझे गड़बड़ बताई है, कुछ गड़बड़ बताई है। ये टोटल कितना है? 80, 65 और 35, 180 है ना ये तो? ठीक है, तो यहां पे 60 आ गया, चलो ठीक है। फिर 1,60,000 इंटू 2/6 कितना आएगा? 53,333। अच्छा फिर 1,60,000 इंटू 1/6 कितना आएगा?
26,667। तो अब इसके बाद सरप्लस कैपिटल निकाली जाएगी कि इसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रखा, इसने और इसने एक्स्ट्रा दे रखा। बताओ कितना एक्स्ट्रा दे रखा है? 11,667 रुपए। और इसने 35,000 माइनस 2667, 8,333। समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर यहां पे एक ही बंदे की कैपिटल एक्स्ट्रा आती, अगर यहां पे एक ही बंदे की कैपिटल एक्स्ट्रा आती तो हम उसको पहले पैसे दे देते उतने एक्सटेंट तक। अब यहां दो बंदे की कैपिटल एक्स्ट्रा आई है, तो अब हमें इन दोनों से दोबारा से काम चालू करना पड़ेगा। अब एक काम करो, इन दोनों की रेशो देखो 2:1 है। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है गाइस। इन दोनों की रेशो देखो 2:1 है। तो अब इसके अंदर देखिए, हम मानेंगे अब बी और सी ही रह गए, हम बी और सी ही रह गए, और बी और सी की आखिरी अपनी रेशो क्या है? 2:1। तो अब हम क्या करेंगे? फिर वही इमेजिनरी काम करेंगे, इसकी कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे रेशो से। 11,667 इंटू 3/2 और 8,333 इंटू 3/1। बताओ यहां कितना आएगा? पहले बताओ यहां कितना आएगा? 97,500। कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहा है? यहां 17,500 आ रहा है। मैं चेक करूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम पे। 11,667 इंटू 3/2, 17,500। और इधर कितना आ रहा है? 8,333 इंटू 3, 25,000। हमें इनमें से कौन सा वाला लेना है? लोअर वाला। तो फिर से बेस लेंगे। तो अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे रिवाइज्ड प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग बीज कैपिटल एज बेस, टेकिंग बीज कैपिटल एज बेस। अगर बी की कैपिटल बेस लेते हैं तो यहां तो 11,667 ही आ जाएगा। यहां क्या आएगा? 17,500 इंटू 1/3 कितना आएगा? 5,833। तो फिर उसके बाद रिवाइज्ड सरप्लस क्या बचेगा? 2,500 रुपए। रिवाइज्ड सरप्लस क्या बचेगा? 2,500 रुपए। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब यह है कि अगर इन तीनों पार्टनर्स को कंपेयर करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाइज, तो सबसे ज्यादा किसने एक्सेस कैपिटल दे रखी है? सबसे ज्यादा किसने एक्सेस कैपिटल दे रखी है? सी ने। तो जो भी एसेट रियलाइज होगा, सबसे पहले किसको पैसे दिए जाएंगे? जो भी एसेट रियलाइज होगा, सबसे पहले किसको पैसे दिए जाएंगे? सी को। किस एक्सटेंट तक दिए जाएंगे? किस एक्सटेंट तक दिए जाएंगे? 2,500 रुपए तक। शाबाश। तो 2,500 रुपए पहले जो भी आएंगे वो सी को पे किए जाएंगे। अच्छा, इतना ही नहीं है, उसके बाद अगर 2,500 रुपए के बाद कोई पैसे रियलाइज होते हैं, वो किस में बटेंगे? बी और सी में। वो उसके बाद किस में बटेंगे? बी और सी में। अब देखो कितना मिलना चाहिए था? ये एक्सेस था इसका, बी का एक्सेस कितना है? 11,667। और सी का एक्सेस कितना है? 8,333। लेकिन इसमें से 2.5 मिल गया है, तो 5,833 बचा। तो अब जो भी रुपए आएंगे वो टू द एक्सटेंट ऑफ टोटल ऑफ दिस अमाउंट बी और सी में बांटे जाएंगे। इस अमाउंट का टोटल क्या होगा? 11,667
और 58,333, इसका टोटल क्या बताना जरा, 17,500 ही है। तो टू द एक्सटेंट ऑफ 17,500 the amount will be paid only to B and C in the ratio of these amount only, and that is anyway 2:1. समझो इस बात को, that is anyway 2:1. क्लियर है? एंड देन आफ्टर दिस, पहले 2,500 फिर 17,500, एंड देन आफ्टर दिस इफ एनी अमाउंट इज रियलाइज it will be distributed among ABC in their PSR. It will be distributed among तीनों partners in their PSR. So this is how you solve such a question. हम क्या करेंगे, हम पहले ऑर्डर निकाल लेंगे कि पहले सी को पेमेंट होनी है, फिर बी और सी को पेमेंट होनी है, फिर ए बी सी को पेमेंट होनी है। टू व्हाट एक्सटेंट होनी है वो हम देख लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझेंगे बेटा? इस चीज को क्या कहते हैं, सबसे पहले सुनिएगा। ये जो हमने ये जो स्टेटमेंट बनाई है, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। हम इसमें यह पता लगाते हैं कि जो हमारे पार्टनर्स हैं उसमें से पीएसआर जो है उसके हिसाब से किस पार्टनर की कैपिटल सबसे ज्यादा एक्सेस में है। हाँ जी संस्कार, चलिए वो भी करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल मैंने बना ली, अब मुझे पता चल गया। अब चलिए मैं एक काम करता हूं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उस एग्जाम्पल के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन भी करता हूं। अब देखिए, मैंने आपको यहां पे एग्जाम्पल दिया था ना कि भाई ऐसा है, 1.5 लाख रुपए निकले थे। चलो, तो ए बी और सी मान लीजिए इनकी जो अमाउंट्स थे वो तो पता ही थे, 80, 65, 35, और आपको ये भी पता टोटल अमाउंट जो रियलाइज हुआ था वो 1,50,000 हुआ था। तो क्या करूं, उसमें से पहली रियलाइजेशन जो पे करूंगा फर्स्ट प्रायोरिटी, वो 2,500 इसको दे दूंगा। 2,500 देने के बाद कितना अमाउंट बचता है? इसका तो पूरा 80 बचा है अभी तक, इसका 65 बचा है, और इसका कितना बचा? 32,500। फिर उसके बाद सेकेंडली जो भी अमाउंट आएगा टू द एक्सटेंट ऑफ 17,500, टू द एक्सटेंट ऑफ 17,500, इसको 11,667 जाएगा और इसको 5,833 जाएगा। जब ये पेमेंट चली जाएंगी तो उसके बाद क्या बैलेंस बचेगा? इसका तो हिला भी नहीं अभी तक, 80,000 ही है। इसका कितना बैलेंस बच जाएगा? 53,333, और इसका कितना बैलेंस बच जाएगा? 26,667। ठीक है, अब बेटा कितनी थर्ड रियलाइजेशन होगी? अभी 150 में से कितना बांट चुका हूं? 2.5 और 17.5, यानी 20,000 बांट चुका हूं। तो अब कितना बचा? 130। 130 कैसे जाएगा? 130 जाएगा 3:2:1 में। बांटो 130 को 3:2:1 में। 130 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, 65,000, और यहां पे कितना जाएगा? 43,333। शाबाश बच्चों, और यहां पे 21,667 ये रियलाइज हो जाएगा। उसके बाद जो भी बचा लॉस है, कितना लॉस है? यहां पे 15,000। इधर कितना लॉस है? 10,000। इधर कितना लॉस है? 5,000। क्या हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ? क्या हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? तो अब हमें क्या करना है? अगर हमें पार्टनर्स को कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है और उनकी जो कैपिटल्स है वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं है, अगर हमने पार्टनर्स को कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है और उनकी जो कैपिटल्स हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं है,
तो फिर उस केस में मुझे क्या करना है? उस केस में मुझे, सुनिएगा, उस केस में मुझे दोनों में से कोई भी मेथड लगा देना है। कौन सा मेथड? एक तो मैक्सिमम लॉस मेथड, दूसरा प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड कौन सा होता है? दूसरा नाम क्या होता है इसका? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले बनाऊंगा एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। सबसे पहले क्या बनाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। और स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में मैं क्या आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन से पार्टनर की कैपिटल सबसे ज्यादा एक्सेस है, और फिर मैं उन्हें रैंकिंग दूंगा और ये पता लगाऊंगा कि मुझे पहले किसको पेमेंट करनी चाहिए और किस एक्सटेंट तक पेमेंट करनी चाहिए, ताकि जो मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि जो रियलाइजेशन लॉसेस है और प्रॉफिट्स हैं दोनों किस में बटे? पीएसआर में। ठीक है ना? वो पूरा हो सके। ये बात ध्यान से समझनी है। क्लियर है? शाबाश, मैं यही कह रहा था बेटा। अगला वाला भी मजेदार है, और अभी आपको लग रहा है इसके छोटे क्वेश्चन आएंगे। बेटा इसका क्वेश्चन 2 पेज तक जाता है रजिस्टर के। आपको पहले तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनानी पड़ती है, और फिर उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी पड़ती है, और कई कई बार तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल 2 बार बनानी पड़ती है। तो सिचुएशंस आएंगी और मजेदार आएंगी बेटा। ठीक है? पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ये नहीं कहूंगा मुश्किल है, मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग है काम करने में। जब आपको कॉन्सेप्ट चीजें आती हैं, आपको वो चीज समझ आ रखी होती है, तो आपको इंटरेस्ट आता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि हाँ भाई इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने खुद ने सॉल्व कर लिया बिना किसी की मदद के। और वो मेहनत की कमाई ना फिर अच्छी भी लगती है बेटा। ठीक है? तो अभी हम और आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड या हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड को और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और एक बार अपनी मॉड्यूल पे नजर मारते हैं। हाँ जी, 16 नंबर का आता है इसका क्वेश्चन, बिल्कुल बेशक। छोटा क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो 8-10 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होते हैं इसके, वो 16 नंबर के आते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन में कोई मेथड मांगा हो, फिर आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। बेटा मैं अभी चाहता हूं कि मैं आपको एक आधा क्वेश्चन करवा दूं। जो नोटिंग करनी है इस मेथड की प्रैक्टिकल स्टेप्स, वो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। क्या कहते हो कि नोटिंग आज करना चाहोगे कि क्वेश्चन आज करना चाहोगे? क्वेश्चन, शाबाश, क्वेश्चन करेंगे। कोई नोटिंग कहता भी तो मैंने क्वेश्चन ही कराना था। अजय एंटरप्राइजेस, a partnership firm in which A, B, and C are 3 partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:3. The balance sheet of the firm as on 31st December 2001 is as below. फैक्ट्री बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, कैश एट बैंक है। ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है, सी की कैपिटल है, बी का लोन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं। On balance sheet date, all 3 partners have decided to dissolve their partnership since the realization of assets was protracted. अच्छा, ये तो सीधा ही मजेदार वाला क्वेश्चन आ गया। ये करोगे? मजेदार है। मतलब ये होता है ना क्वेश्चंस में, जैसे कि पहले आपको एक आराम से क्वेश्चन किया जाता है, फिर एक एक लेवल अप वाला क्वेश्चन कराया जाता है। तो ये सीधा लेवल अप वाला क्वेश्चन है। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं हम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं ना, 15 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन। चलो बेटा शुरू हो गए, रुकते नहीं है अब। शाबाश शाबाश, शुरू हो गए, रुकेंगे नहीं। चलो, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, बी का लोन दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं,
On balance sheet date, all the three partners have decided to dissolve their partnership. Since the realization of assets was protracted, they decided to distribute amounts as and when feasible for this purpose. Piecemeal distribution करेंगे. They appoint C, who was to get as his remuneration 1% of the value of the assets realized other than cash. कैश के अलावा जो भी पैसे रियलाइज हो रहे हैं उसका 1% वो दे रहे हैं एट बैंक other than cash at bank and 10% of the amount distributed to the partners. हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में बांट लेते हैं. इसकी स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल आज बना लेते हैं, बाकी सारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में नोटिंग करके कर लेंगे. ये हम बीच की मांडवली कर लेते हैं. चलो, तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल पे ध्यान देंगे. तो हमारे पास एज कैपिटल है, बीज कैपिटल है, सीज कैपिटल है. इलस्ट्रेशन नंबर 8 है आपका आईसीआई का, और तीनों की हमें स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनानी है. ए और बी की और सी की कैपिटल देखेंगे. 15,000, 7500, 15,000. तो यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल. क्या नाम है पार्टनर्स के, एबीसी. $15,000, 7500, 15,000. और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 4:3:3. तो सबसे पहले तो मुझे आप डिसाइड करके बताओ बेस कितना लेना है, बेस किसको लेना है. मेरे ख्याल से तो बी को लेना चाहिए सार्थक. क्या करना है बेस के लिए, क्या करना है बेस के लिए, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल्स को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके फर्म की टोटल कैपिटल पता लगाएंगे, और जो लीस्ट होगी वो लेंगे. निशा 15,000 इंटू 4:3:3 है ना, 10/6, 7,500 इंटू 10/6, 10 बाय, यहां पे 4 आएगा और यहां पे 3 आएगा, और यहां 15,000 इंटू 10/3. तो इससे कितना हो जाएगा, 15,000 इंटू 10/4. बी ही आएगा ना, सबसे कम वाली लेनी है ना. ये कितना आ रहा है, 37,500. ये कितना आ रहा है, 25,000. और ये कितना आ रहा है, 50,000. हमें मिनिमम लेना है तो हम इसको चूज करेंगे. तो ये वाली कैलकुलेशन मन में करनी होती है, वैसे इसको ऐसे लिखने का फायदा नहीं है यहां पे. तो हमने चूज कर लिया भैया कि हमारा नेता बी बनेगा, इसके बेसिस पे निकालेंगे. तो हम क्या निकालेंगे, proportionate capital on taking B's capital as base. तो अगर बी की कैपिटल को बेस लेंगे तो ये 7,500 आएगा, ये भी 7,500 आएगा, और ये 10,000 आएगा. ये समझ में आ गया ना कैसे आएगा. मैं 25,000 को 4:3:3 में बांट देता हूं, जो टोटल कैपिटल आती है उसकी कैपिटल को बेस लेके. तो इसमें से माइनस करूंगा तो मेरी सरप्लस कैपिटल निकल आएगी. इधर आएगी 5,000, इधर कुछ नहीं, और इधर कितनी आएगी, 7,500. देखो हम तब रुकेंगे जब या तो एक बंदे की कैपिटल एक्सेस में आए या दो की आए तो उनकी रेशो में आए. तो ये 4:3 है. क्या 5,000 और 7,500 4:3 की रेशो में है,
नहीं है ना, अगर होते तो मैं रुक जाता, मैं यही बांटना शुरू कर देता पैसा, लेकिन नहीं है इसलिए मुझे नहीं रुकना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर से इमेजिन करना है कि अगर मैं एक ही कैपिटल को बेस लूं तो यानी 5000 इंटू 7/4, 5000 इंटू 7/4, ये क्या आएगा, कितना आएगा 8750। और अगर यहां पे करूं कि 7500 इंटू 7/3, तो ये तो 17500 आएगा, तो ये तो ज्यादा आ रहा है। तो अब किसकी कैपिटल को बेस लेंगे, एक ही कैपिटल को बेस लेंगे। क्लियर है? तो यहां पे दोबारा से निकालेंगे रिवाइज्ड प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग A's कैपिटल एज बेस, टेकिंग A's कैपिटल एज बेस, तो यहां पे 5000 आ जाएगा और यहां पे 3750, यही आएगा ना। तो मेरी रिवाइज्ड सरप्लस क्या आएगी, मेरी रिवाइज्ड सरप्लस आएगी यहां पे कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे 3750। मतलब क्या है कि सबसे पहले 1 रुपया भी आएगा पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए उनकी बारी में, तो किसको पैसा देंगे, सी को, 3750 तक। उसके बाद अगर कोई रुपया आएगा तो किसको देंगे, ए और सी को। 8750 रुपए 4:3 की रेशो में, और फिर उसके बाद जो रुपया आएगा वो ए बी सी को देंगे पीएसआर में। दैट इज इट, अभी आपने इतना ही समझना है। बाकी का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा विद नोटिंग, पहले नोटिंग करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सेकंड मेथड भी करेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऑल क्लियर, ग्रेट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।